हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ पैंक्रेटिक हार्मोन्स का ये तीसरा लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें इंसुलिन की जानकारी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में इंसुलिन के बारे में, उसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें लास्ट टॉपिक था कि किस प्रकार से ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को इंसुलिन अफेक्ट करता है। आज जो टॉपिक है वह है सोमैटिक सेल ग्रोथ फैक्टर। ये ग्रोथ फैक्टर, इसका मतलब होता है कि वैसा फैक्टर जो सेल के ग्रोथ को रेगुलेट करता है। और शुरुआती दौर में लोग इंसुलिन को तो सिर्फ एक हार्मोन के रूप में ही देख रहे थे, लेकिन एक ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ फैक्टर के रूप में भी काम करता है और माइटोसिस को प्रमोट करता है, ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो रिसर्च के बाद धीरे धीरे प्राप्त होता रहा। तो इसे कहा गया इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इसको आईजीएफ्स भी कहते हैं। ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, इसका काम क्या है? तो ये मीटोजेंस है, माइटोसिस प्रमोटर, माइटोसिस जनरेटिंग, अर्थात ये माइटोसिस को जनरेट करता है, माइटोजेन। अब माइटोसिस जनरेट करेगा तो बड़ा महत्वपूर्ण इसका रोल हो गया कि भाई ये सेल सेल की संख्या को बढ़ाएगा, उसके ग्रोथ को बढ़ाएगा। ठीक है। आईजीएफ के दो एग्जाम्पल को हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, दूसरा है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2। इन दोनों फैक्टर का अपना अपना काम करने का स्टाइल है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को लोग दूसरे शब्दों में सोमैटोमेडिन सी, सोमैटोमेडिन सी भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसे सल्फेशन फैक्टर भी कहा जाता है। किंतु ये सभी नाम जो हैं वह इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के ही हैं। सोमैटोमेडिन सी एंड सल्फेटेशन फैक्टर, ये नाम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का ही है। और अब यदि हम एक इसको थोड़ा सा चर्चा में रखें, ठीक है, तो कैसे देखते हैं कि ये इंसुलिन है? इंसुलिन एक लिगैंड के रूप में काम कर रहा है, एक सिग्नल के रूप में काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से इसका एक रिसेप्टर भी होगा, जिसे हम लोग इंसुलिन रिसेप्टर कहते हैं। ये इंसुलिन रिसेप्टर जो है, आईएनएसआर भी इसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और ये क्या करता है? फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। फॉस्फोराइलेशन किस प्रकार से कर रहा है? फॉस्फेट को किस प्रकार से जोड़ रहा है? अगर हम देखें गौर से, इस प्रकार से कि रैस जीडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ रहा है और जोड़ के बना रहा है रैस जीटीपी। रैस जो है एक जी प्रोटीन है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैट सार्कोमा। ये पहली बार यहां ऑब्टेन किया गया था। तो आर ए एस, रैस कहा जाता है। तो रैस जीडीपी में दो फॉस्फेट है, इसमें अगर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और जोड़ दिया जाए तो ये रैस जीटीपी हो जाता है। तो तीर का निशान तो उल्टा उल्टा कर दिए हैं, तो तीर के निशान को तो सीधा करना होगा, ऐसे। हाँ, अब ये रैस जीटीपी का फॉर्मेशन हो गया, इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन्वॉल्व हुआ। ये जो रैस जीटीपी जैसे ही, मतलब जैसे ही जीटीपी जुड़ता है फॉस्फोरेशन के कारण, यह हो जाता है ऑन, और जब ये जीटीपी रहता है तो ऑफ। एक ये बाइनरी स्विच की तरह काम कर रहा है, ऑन ऑफ की तरह। अब रैस जीटीपी एक्टिवेट होने के बाद ये अलग अलग जो एजेंट्स हैं, जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, उनको ये एक्टिवेट करता है। तो लिखते हैं कि ये जो है रैस जीटीपी एक्टिवेट्स
मैपक एंड MAPKK। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग सामान्यतः आरटीके में करते हैं, और आरटीके में इस पूरे प्रक्रिया को समझाया जाता है। ये जो इंसुलिन रिसेप्टर होता है, यह रिसेप्टर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज ही है। तो ये उसी का क्रम जो है वह यहाँ पर दिखाता है। ये जो मैप काइनेज है, या फिर मैप काइनेज काइनेज जो है, ये सभी फाइनली क्या लीड करते हैं? ये लीड करते हैं सेल डिवीजन को। इसीलिए जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, वह सेल डिवीजन को भी प्रमोट करता है। और यह इसका एक यूनिक फंक्शन है जिसको हमें दिमाग में रखना चाहिए। क्या कहते हैं कि इंसुलिन से रिलेटेड डिसऑर्डर अगर देखा जाए, तो डिसऑर्डर का जो सबसे प्रमुख स्वरूप है, वह स्वरूप है डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, डायबिटीज यूरिन के से संबंधित टर्म है, और मेलिटस मतलब स्वीट होता है, मतलब मीठापन, यूरिन से अगर मीठापन निकलना शुरू हो जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि डायबिटीज मेलिटस, जिसे मधुमेह भी कहा जाता है हिंदी में, यह बीमारी ब्लड शुगर शुगर लेवल के एबनॉर्मल इंक्रीज, और एक ऐसा लेवल जब किडनी उसको रोक नहीं पाए और यूरिन से भी वो बाहर निकलने लगे। इसीलिए इस टर्म को हम लोग पढ़ते हैं डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस को ही देखा जाए तो दो प्रकार से प्रमुख रूप से डायबिटीज मेलिटस की स्टडी की जाती है। एक हम लोग कहते हैं टाइप 1, और एक कहा जाता है टाइप 2। जब बातों को चलाएंगे तो हम लोग देखना पड़ेगा कि भाई टाइप 1 क्या है। जो टाइप 1 डायबिटीज का जो बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज। ये जो है ना, कैसे ये हो सकता है? तो डायबिटीज टाइप 1 जो है, उसे हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज। और टाइप 2 जो है, इसे हम लोग कहते हैं एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। सो दो रूप में ये चर्चा की जा रही है। जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज जो है, इसके क्या कारण है? कॉज्ड बाय। अगर कॉज्ड बाय की बात हो, तो एक इसमें जो पहला कारण होता है, वह है वायरस इंड्यूस्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स इन पैंक्रियाज। ठीक है ना? क्या कह रहा है कि बीटा सेल ही डैमेज हो जाए। तो अगर बीटा सेल डैमेज हो गया, तो कहां से इंसुलिन सिक्रीट होगा? नहीं होगा। तो ये हो गया टाइप 1 डायबिटीज का प्रॉब्लम। साथ ही क्या कहता है, सेकेंड जो इसके मतलब कारण है क्यों ये हो सकता है, तो सेकेंड कारण है साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज इंड्यूस्ड बीटा सेल डिस्ट्रक्शन। पहला क्या है कि वायरस इंड्यूस्ड, मतलब वायरस के कारण बीटा सेल का नाश हो जाना। दूसरा है कि शरीर के अंदर प्रोड्यूस होने वाला साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज के कारण बीटा सेल का नाश हो जाना। इन दोनों ही कंडीशन में इंसुलिन का सिक्रेशन तो नहीं होगा, और जो व्यक्ति जिसमें ये होगा, वह टाइप 1 डायबिटीज से के शिकार में आ जाएगा। सो इन दोनों के बेस में अगर हम
टाइप 1 को देख रहे हैं, तो टाइप 1 के लिए हम लोग क्या मानते हैं महत्वपूर्ण फैक्टर? महत्वपूर्ण फैक्टर मानते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल। और डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल का मतलब क्या हो गया कि फेल्योर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, अर्थात हम इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये टाइप 1 कैटेगरी से बिलोंग करता है। जब टाइप 2 की बात आती है, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, तो फिर यहां कहानी में ट्विस्ट आता है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट आए उससे ज्यादा, उससे ये महत्वपूर्ण है कि हम पिक्चर को थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैंने इसके फिजियोलॉजी को आप लोगों को बताया था, ठीक है। ये जो है ये बीटा सेल, हम मानते हैं कि ये बीटा सेल, ठीक है। इस बीटा सेल से इंसुलिन निकला ब्लड में, और वो इंसुलिन पहुंचता है अपने टारगेट सेल के पास। टारगेट सेल, तो बीटा सेल जो हो गया वो सोर्स सेल हो गया, इससे इंसुलिन निकला। और ये इंसुलिन यहां जब पहुंचता है टारगेट सेल पर, तो सबसे पहले खैर मकदम होता है इसका किसके द्वारा? इसके रिसेप्टर के द्वारा। उसे हम लोग बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर। अब आप सोचें कि अगर ये इंसुलिन रिसेप्टर में कोई डिफेक्ट हो जाए, किसी प्रकार से ये डिफेक्टिव हो जाए, तो इंसुलिन ब्लड में रहने के बावजूद भी क्या यह इस टारगेट सेल पर बाइंड कर सकता है? हम लोग कहते हैं नहीं बाइंड कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके रिसेप्टर में डिफेक्ट आ गया है, और इस डिफेक्ट के कारण इंसुलिन इससे बाइंड नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा? डायबिटीज होगा, स्वाभाविक है। यह जो डायबिटीज हो जाएगा ये टाइप 2 कैटेगरी में आएगा। कहने का मतलब है कि इसमें इंसुलिन तो निकल रहा है, किंतु जो टारगेट सेल है उस टारगेट सेल में डिफेक्ट देखा जा रहा है। यही यहाँ पर चर्चा करने का विषय वस्तु था, इसलिए मैंने उसको वहां एक उदाहरण बताया। इसमें हम लोग क्या कहते हैं? टाइप 2 को नन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, अर्थात यह डायबिटीज इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। मतलब इंसुलिन से इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इंसुलिन तो ब्लड में रिलीज हो रहा है, बीटा सेल्स फंक्शनिंग नाइस, बट और दूसरे कारणों से जो टारगेट सेल है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अर्थात इसमें जो है टारगेट सेल्स डू नॉट रिस्पॉन्स, डू नॉट रिस्पॉन्स टू इंसुलिन। कहने की बात है कि जैसे हम बोल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, अगर सुनने का सिस्टम ब्लॉक हो जाए, कान में किसी तरह का डिफेक्ट हो जाए, तो आवाज तो प्रोड्यूस किया जा रहा है, इंसुलिन रिलीज किया जा रहा है, लेकिन टारगेट सेल जो है वो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इसलिए आवाज नहीं मिल पा रही है, ठीक है। अब इसमें जो है तीन इसके पीछे कारण माना जाता है, तीन तरीके से ये टाइप 2 डायबिटीज जो है उसको देखा जाता है, ठीक है। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस काउज्ड बाय, हम थोड़ा मे भी लिख देते हैं क्योंकि एक से ज्यादा, कॉज्ड बाय। पहला, प्री रिसेप्टर रेसिस्टेंस। पहला क्या हो गया? प्री रिसेप्टर रेसिस्टेंस। दूसरा हो गया रिसेप्टर रेसिस्टेंस।
जो मैंने अभी एक एग्जांपल देकर आपको समझाता है कि रिसेप्टर में डिफेक्ट हो जाए तो रिसेप्टर काम करने से रहा। और तीसरा है पोस्ट रिसेप्टर रेसिस्टेंस। सो पोस्ट रिसेप्टर रेसिस्टेंस का मतलब रिसेप्टर इज ओके, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब सबसे पहला इसमें मुद्दा जो हमारे लिए वह है प्री रिसेप्टर रेसिस्टेंस। स्टोरी लाइन ये कहता है कि एकदम एक एक डायग्राम से समझ लेना है। ये इसका सोर्स सेल है जिसका नाम है बीटा सेल। हम्म। और ये इसका टारगेट सेल है। मान लो लीवर में है टारगेट सेल। और जो इंसुलिन रिलीज हो रहा है वो किस माध्यम से मूव करता है? ब्लड। अर्थात इन दोनों के बीच ब्लड से ये कनेक्टिविटी हो रही है। अब देखें सर, ये जो गोल गोल मैंने दिखाया ना, ये इंसुलिन है। यहां से रिलीज हुआ इंसुलिन ब्लड में। इसका रिसेप्टर कहाँ लोकेट कर रहा है? इसका रिसेप्टर लोकेट कर रहा है टारगेट सेल पे। अगर ये सक्सेसफुली पहुंच गया तब तो बहुत ही अच्छा है। इसी बीच क्या होता है? इसी बीच इसको किल करने वाले एंटीबॉडी जो हैं वो मौजूद रहते हैं। देखिए, ये जो है इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ऑफ इंसुलिन। अब रिजल्ट क्या हो रहा है कि जैसे ये इंसुलिन सिक्रीट हुआ, ये एंटीबॉडी इससे क्या कर गया? बाइंड कर गया। और रिजल्ट क्या हुआ? अब इंसुलिन जो है वह इस एंटीबॉडी से बाइंड कर गया। और जब ये एंटीबॉडी से बाइंड करेगा तो क्या ये इस रिसेप्टर से बाइंड कर पाएगा? उत्तर होता है बिल्कुल नहीं बाइंड कर पाएगा। तो हमने क्या देखा कि इंसुलिन बन के तो रिलीज हुआ, ब्लड में गया, लेकिन वो रिसेप्टर तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि ब्लड में ही उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गए और उस एंटीबॉडी ने इंसुलिन को खत्म कर दिया, मतलब उसको समाप्त कर दिया। तो इसका मतलब है कि रिसेप्टर, ये जिसको हम लोग कह रहे हैं रिसेप्टर, उस रिसेप्टर तक भी नहीं पहुंच पाया। प्री रिसेप्टर रेसिस्टेंस का ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, दूसरा जो तरीका है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जितने अच्छे से समझेंगे उतना अच्छा रहेगा। यू अंडरस्टूड बीटा सेल। और ये हमारा हो गया टारगेट सेल। ठीक है। और ये टारगेट सेल पर रिसेप्टर है और बीच में द ब्लड महाशय। अब क्या हुआ कि इस सेल में जो नॉर्मल इंसुलिन है वो ऐसा होगा, सपोज करो। ठीक है, ये जो है नॉर्मल इंसुलिन है। हाँ। लेकिन हुआ क्या कि इस सेल में इंसुलिन ऐसे बनने लगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिफेक्टिव इंसुलिन। अर्थात जो हेल्दी इंसुलिन था उसकी जगह पर अनहेल्दी या डिफेक्टिव इंसुलिन बनना शुरू हुआ। अब ये इंसुलिन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे गोला गोल से। ये इंसुलिन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे स्ट्रिक के निशान से। अब जब यह ब्लड में रिलीज हो गया तो क्या यह इससे बाइंड कर पाएगा? उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये डिफेक्टिव इंसुलिन है। दिस इज डिफेक्टिव इंसुलिन। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन।
म्यूटेशन इन जीन, इंसुलिन का जो जीन है उसमें म्यूटेशन होने के कारण यह प्रॉब्लम हुआ। एक क्या क्या कारण है उसको हम लोग एक बार फिर से यहां और एडवांस करके देख रहे हैं। ये म्यूटेंट इंसुलिन structure may be formed by, पहला जीन म्यूटेशन, म्यूटेशन म्यूटेशन इन जीन, इन द जीन, वह जीन जो इसके डीएनए में था वहां म्यूटेशन हो गया, खेल खत्म। सेकंड क्या कहता है कि डिफेक्ट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। अब इंसुलिन का तो दो दो चेन होता है, ए चेन और बी चेन, तो किसी में भी हो जाए ए और बी चेन, इन दोनों में से किसी भी चेन में अगर ये हो गया तो वह इंसुलिन क्या हो गया, डिफेक्टिव हो गया। साथ ही क्या है, डिफेक्ट इन द प्रोसेसिंग ऑफ इंसुलिन, इन द प्रोसेसिंग ऑफ इंसुलिन। हम सब जानते हैं कि इंसुलिन जो फंक्शनल इंसुलिन होता है वो प्रोसेसिंग से बनता है। पहले होता है प्री प्रो इंसुलिन, फिर कटता है, इसमें क्लीवेज होता है तो बचता है प्री इंसुलिन, फिर एक सर्टेन जगह पर क्लीवेज होता है तो बनता है फंक्शनल इंसुलिन। सोचो इन सब किसी स्टेप में अगर कोई डिफेक्ट हो जाए तो क्या इंसुलिन फंक्शनल रह पाएगा? उत्तर होता है नहीं रह पाएगा। और इस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा, डिफेक्टिव म्यूटेंट इंसुलिन। और यह इंसुलिन जो है किसी भी हाल में इस रिसेप्टर से नहीं बाइंड करेगा। तो जब इस सवाल से गुजरते हैं टाइप 2 डायबिटीज में देखते हैं तो हमें बड़ी सावधानी से स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए। स्टेटमेंट के में क्या कह रहा है, स्टोरी क्या कह रहा है, किस प्रकार का डिफेक्ट ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि हमें समझने में आसानी होगी। अब जो दूसरा था वो था रिसेप्टर रेसिस्टेंस। रिसेप्टर रेसिस्टेंस ये तो हमने पहले ही, एक सबसे पहले जो उदाहरण मैंने दिया टाइप 2 का, उसमें मैंने कहा कि रिसेप्टर रेसिस्टेंस जो है वो हो सकता है। इसमें कई प्रकार की समस्याएं देखी जाती हैं। जैसे पहला कि डिफेक्टिव डिफेक्टिव रिसेप्टर ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के लिए जो रिसेप्टर है आरटी के, उसमें ही कोई डिफेक्ट हो जाए तो रिजल्ट क्या होगा कि वो इंसुलिन को ना तो पहचान पाएगा ना ही उससे जुड़ पाएगा। दूसरा क्या है, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स इन द मेम्ब्रेन। यहां क्या कहता है, बहुत महत्वपूर्ण है कि ये हमारा टारगेट सेल है। अगर इस सेल में 5 रिसेप्टर रहेगा तभी ये सेल जो है वह इंसुलिन को रिस्पॉन्स कर पाएगा, मतलब इतना क्वांटिटी चाहिए तभी ये कर पाएगा, थ्रेशोल्ड इसको बोलते हैं। लेकिन मान लो कि इस सेल में 2 या फिर एक ही रिसेप्टर हो, उस कंडीशन में भी क्या होगा कि इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलने के कारण सेल कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो ये जो है ये भी एक प्रश्न है जिसमें कि रिसेप्टर रेसिस्टेंस के अंदर में आता है। अब जो
इसमें हम लोग देखते हैं कि रिसेप्टर रेसिस्टेंस में कई बार एंटीबॉडीज द्वारा रिसेप्टर को डैमेज कर दिया जाता है, या कई बार उसके स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ जाता है। ये सभी चीजें वहां ऑब्जर्व की जाती है। जो सी है इसमें, वह है पोस्ट रिसेप्टर रेसिस्टेंस। अब है कि सब ठीक है, इंसुलिन भी ठीक है, रिसेप्टर भी ठीक है, हाँ, लेकिन दोनों के होने के बावजूद भी टाइप 2 डायबिटीज देखा जा रहा है। अब क्या हो गया भाई, देख लो और समझ लो सब लोग। ये है इंसुलिन रिसेप्टर, ओके है, ये सब बाइंड कर गया इंसुलिन, ये भी ओके है। इसके कारण जो सिग्नल हुआ, वह सिग्नल फाइनली किसके पास पहुंचा? न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के डीएनए के पास, और ऑर्डर हुआ कि आप एमआरएनए ग्लूट बनाएं। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले प्रीवियस लेक्चर में, जरूर देखना चाहिए। ये ग्लूट क्या होगा? ये ग्लूट जाके इसके सरफेस पर बाइंड करेगा, ताकि ब्लड से जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लूकोज आ जाए अंदर में। ठीक है ना, यही ग्लूट का काम है। ठीक है, ग्लूट का काम अगर ये हो जाएगा तो ब्लड में जो है ग्लूकोज के लेवल में कमी आएगी। अब आप सब लोग समझ गए होंगे क्या होने वाला है यहाँ पर। ये जो एमआरएनए ग्लूट है, ये डिफेक्टिव हो जाए। अब डिफेक्टिव होने से क्या हो गया कि अगर ग्लूट बनता भी है तो वो कैसा बनेगा? डिफेक्टिव। और डिफेक्टिव बनने से क्या ग्लूकोज अंदर जा पाएगा? नहीं। इसका मतलब इंसुलिन भी ठीक है, रिसेप्टर भी ठीक है, लेकिन पोस्ट रिसेप्टर जो एक्टिविटीज हो रही है, अगर उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी देखी जाए, खासतौर पर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का अगर ये नहीं बन पाया ठीक से, तो फिर से ब्लड से ग्लूकोज जाएगा नहीं, तो फिर ब्लड में ही ग्लूकोज रहेगा, और ब्लड में ही ग्लूकोज रहेगा तो दैट इज कॉल्ड ये पोस्ट रिसेप्टर रेसिस्टेंस। और इसे हम लोग कहते हैं, ये जो है वो डायबिटीज मेलिटस को कॉज करता है। तो कितने प्रकार से हुए, इन सबको दिमाग में रखना चाहिए।